प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विजय सिंह एक बार फिर से अपने सभी प्यारे बच्चों का बेटा तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस विजन में। बेटा कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था एयर पोल्यूशन। क्या पढ़ा था बेटा? हमने कल के लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था एयर पोल्यूशन। और बेटा उसमें मैंने आपको बताया था कैसे आपकी जो हवा है वो दूषित होती है, प्रदूषित होती है, कौन कौन उसको प्रदूषित करता है, कौन कौन पॉल्यूटेंट है, प्रदूषक हैं, कैसे प्रदूषण को रोक सकते हैं, और ये जो आपका पोल्यूशन हो रहा है बेटा इससे क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, उन सभी बातों की चर्चा हमने कल के लेक्चर में किया था बेटा। आज का लेक्चर होने वाला है बेटा वाटर पोल्यूशन के बारे में, कि जो आपका जल है वो जल भी क्या हो रहा है बेटा, प्रदूषित होता जा रहा है। वो कुछ ना कुछ हमारी ही एक्टिविटियां हैं बेटा, हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव प्रजाति है, वही कोई ऐसा ना ऐसा काम कर रही है बेटा जिससे हम जल को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं बेटा, प्रदूषित करते जा रहे हैं। ठीक है, जल का धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं बेटा, प्रदूषण करते जा रहे हैं। तो हमें उन एक्टिविटीज़ को कम करना पड़ेगा, हमें उन कार्यों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। जल बेटा जो वाटर है, वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स पे है बच्चों। और यही वाटर हमें ना कि अपने लिए बल्कि अपनी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी बचा के रखना है, उसके लिए भी सेव करके रखना है बेटा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जल को बचा के रखें, जल को खराब ना करें, जल को प्रदूषित ना करें, जल को हम कंटामिनेट ना करें। तो आइए अब पढ़ते हैं जल प्रदूषण होता क्या है, कौन कौन करता है, कैसे रोकथाम कर सकते हैं, इन सब बातों की चर्चा करेंगे बेटा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंत तक बने रहो। अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अच्छा लगता है कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूले। यहीं से सर ने वादा किया था आपसे कि एनवीएस लैब साइंस आपको कंप्लीट करवाएंगे, और सर बिल्कुल ये मान लो कि लैब साइंस का में है बेटा, एक या दो चैप्टर्स के बाद और बाकी रह जाते हैं, उसके बाद लैब साइंस खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपके लिए मैं बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊँगा, और साथ साथ आपका लैब मैनुअल के लेक्चर भी लेके आऊँगा बेटा। तो आप लगातार बने रहो, मेहनत करते रहो, रुकना नहीं है, रास्ते में बिल्कुल नहीं रुकना है बेटा। कोई डिविएशन आए, कोई भटकाव आए, आपको किसी का कुछ नहीं सुनना है। एग्जाम जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन एग्जाम जरूर होगा बेटा। और जो बच्चा लैब अटेंडेंट बनना चाहता है, जिसने ठान लिया है कि लैब अटेंडेंट बनना है बेटा, वो मेहनत को ना रोके, वो लगातार मेहनत करता रहे, वो लगातार लगा रहे। 3-4-5 घंटे का जो दिन का आपका शेड्यूल बना हुआ है उसको बिल्कुल ना छेड़ें, उस पर टिके रहें। एग्जाम भी आएगा, आप सफल भी होगे, और सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके माँ बाप के चेहरों पे वो खुशी आएगी जो मैं देखना चाहता हूँ, आपके चेहरों पे खुशी आएगी जो मैं देखना चाहता हूँ। सब मिलेगा, बस रिलैक्स करो और तैयारी के लगे रहो। ठीक है जी, आइए बेटा पीछे चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये कंटेंट मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, साउंड की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम इसके अंदर आ गई थी बेटा, आपको पता होगा, इसलिए कंटेंट मैं आपके लिए दोबारा लेके आया हूँ। ठीक है जी, और चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा इस कंटेंट को। ठीक है, बैकग्राउंड होगा तो हम चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, बैकग्राउंड को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए बेटा प्यारे बच्चों, हमें पढ़ना है आज वाटर पोल्यूशन। बस ये वीडियो है, उसके बाद तो हम जैसे नॉर्मल लेक्चर करते हैं वैसे हम नॉर्मल लेक्चर करने लग जाएंगे। ठीक है बेटा, आज पढ़ना है वाटर पोल्यूशन, आज पढ़ना है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन वाटर। जब आपके पानी में हानिकारक पदार्थ क्या होते हैं बेटा, घुल जाते हैं। क्या होते हैं बेटा? घुल जाते हैं। जब आपके पानी में बहुत सारे हानिकारक पदार्थ घुल जाते हैं, बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस आपके वाटर में क्या हो जाते हैं बेटा, ऐड हो जाते हैं, तो ऐसा पानी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ऐसा जल बेटा क्या हो जाता है, दूषित जल हो जाता है। उसको हम दूषित जल बोल सकते हैं जिस पानी में हार्मफुल सब्सटेंसेस का एडिशन हो गया है, जिस पानी में हानिकारक पदार्थों का घुलना हो गया है, उसको हम दूषित प्रदूषित जल कहते हैं, उसको हम पॉल्यूटेड वाटर कहते हैं। ठीक है जी, बड़ी सिंपल सी बात आप सबको पता है बेटा। अगर आपका पानी प्रदूषित हो गया है, अगर आपका वाटर पॉल्यूटेड हो गया है, अगर आपका वाटर क्या हो गया बेटा, अगर आपका वाटर क्या हो गया बेटा, पॉल्यूटेड हो गया है, तो ऐसे पानी की फिजिकल, इट कैन चेंज फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। इससे पानी के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुण बदल जाते हैं। सर जी ये क्या है बेटा? प्यारे बच्चों ये क्या है? ये है बेटा कि अगर आपके पानी में कंटामिनेशन आ गया है, हार्मफुल सब्सटेंसेस आ गए हैं बेटा, तो उसका भौतिक गुण बदल जाएगा, मतलब उसका रंग ही बदल जाएगा। और जो दूषित पानी है उसका कलर ही बेटा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, आपको पता होगा। ये हो गया फिजिकल चेंज। दूसरा केमिकल चेंज क्या होता है बेटा, उसका टेस्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज। उस पानी को आप पियोगे तो आपको टेस्ट वो अलग ही करेगा। ये हो गया केमिकल चेंज। बायोलॉजिकल चेंज क्या होता है बेटा, वही पानी अगर आप अपने शरीर में डालते हो, पीते हो, ड्रिंक करते हो, इनहेल करते हो,
तो वही पानी आपके शरीर में जाके रोग फैला सकता है। ये हो गया पानी का बायोलॉजिकल चेंज, मतलब पानी के सारे गुण बदल जाते हैं बेटा। आपका भौतिक है, रासायनिक है, जैविक है। अगर आपका पानी खराब हो गया है, उसमें हानिकारक पदार्थ घुल गए हैं, उसमें आपके पॉइजनस सब्सटेंसेस ऐड हो गए हैं, तो उसके सारे गुण बदल जाते हैं। बोलो क्लियर है क्या? शायद ये दोनों बातें मेरे सभी प्यारे बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा प्यारे बच्चों, मैं अगर पानी के पोल्यूशन की बात करूं, अगर मैं वाटर पोल्यूशन की बात करूं, जल के प्रदूषण की बात करूं, तो हमारे देश से एक नदी निकलती है, एक रिवर निकलती है, जिसको बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है, जिसको बहुत ही स्पिरिचुअल रिवर माना जाता है। वो है गंगा नदी। कौन सी है बेटा? वो है प्यारे बच्चों गंगा नदी। और गंगा नदी का जो पानी है बेटा, आपने सुना होगा, आप लोग न्यूज भी देखते हैं, टीवी भी देखते हैं, और आप आसपास देख रहे होगे और सुन भी रहे होगे कि गंगा नदी का जल धीरे धीरे क्या होता है, प्रदूषित होता जा रहा है। गंगा नदी के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है, द लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन द रिवर गंगा, वो डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दिन ब दिन क्या होता है, बढ़ता जा रहा है बेटा। गंगा नदी का पानी पॉल्यूट होता जा रहा है जी। और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है बेटा, क्योंकि गंगा गंगोत्री से निकल के बेटा लगभग अपने आधे इंडिया को कवर करती है, और बहुत पवित्र नदियों में से एक नदी माना जाता है। अगर इसका पानी दूषित हो रहा है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। आइए बताता हूं, जो गंगा नदी का पानी है उसमें पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, गंगा नदी का प्रदूषण, पॉल्यूशन ऑफ गंगा रिवर कैसे हो रहा है बेटा। देखिए ध्यान से, एक तो हम लोग डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज, उद्योगों का अनुपचारित अवशिष्ट का नदी में निपटारा। जितनी भी आपकी फैक्ट्रीज इंडिया में काम कर रही हैं, नदी के किनारे पे बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हुई है बेटा। वो जो फैक्ट्रीज का वेस्ट है, जो फैक्ट्रीज का क्या है बेटा, कारखानों का अवशिष्ट है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकली पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, रासायनिक जहरीले पदार्थ होते हैं, जो आपका वेस्ट होता है उन फैक्ट्रीज का। और वो फैक्ट्री वाले मालिक क्या करते हैं प्यारे बच्चों, वो फैक्ट्री वाले मालिक क्या करते हैं, उसी वेस्ट को बिना ट्रीट किए हुए, बिना उपचार किए हुए सीधा नदी में डाल देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, निपटारा कर देते हैं उसका। और सोचो, आप वो वेस्ट नदी में डाल रहे हो जिसके अंदर बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस है, तो ऑब्वियस सी बात है वो नदी के पानी में घुलेंगे ना बेटा, गंगा प्रदूषित होगी ना प्यारे बच्चों। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए करना चाहिए कि जो आपका वेस्ट आता है केमिकल फैक्ट्री से या फैक्ट्री से, कारखानों से, उसका पहले केमिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, पहले उसका रासायनिक उपचार होना चाहिए। कैसे कि उसकी जो जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस है उनको केमिकली अलग कर दिया जाए, और उसके बाद जो आपका वेस्ट बचता है, जो आपका अवशिष्ट बचता है, वो अगर आप कोई बात नहीं डिस्पोज करते तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन गंदगी के साथ डिस्पोज करना, बहुत सारे जहरीले पदार्थों के साथ निपटारा करना, ये बिल्कुल गलत बात है और ये लोग कर रहे हैं। ये एक कारण है किसका, गंगा नदी के प्रदूषण का कारण है बेटा। दूसरा आपका डिस्पोजल ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट, कृषि अवशिष्टों का नदी में निपटारा। किसान खेती करता है, अच्छी बात है, खेती करनी भी चाहिए, क्योंकि किसान खेती कर रहा है तो अन्न पूरे भारत को खिला रहा है, अन्न जो शहरों में बसे हुए लोग हैं उनको खिला रहा है, जो खेती नहीं करते। खेती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खेती करने के बाद जो खेती का वेस्ट बचता है, जो कृषि का वेस्ट बचता है, अवशिष्ट बचता है, किसान क्या करता है, उसको डिस्पोज कर देता है नदियों के अंदर। गलत बात है जी, क्योंकि जो खेती आपने काट पीट के आपने अनाज ले आया और जो वेस्ट बच गया, उसमें आपको पता है खेती के दौरान आपने क्या क्या डाले हैं, फसल को बढ़ाने के लिए, क्रॉप को इंक्रीज करने के लिए आपने क्या क्या डाले हैं केमिकल्स। आपने पेस्टिसाइड्स डाले हैं, आपने इंसेक्टिसाइड्स डाले हैं, आपने वीडीसाइड्स डाले हैं, आपने और भी केमिकल खेत में डाले हैं अपने कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए। आपने खरपतवार नाशक डाले हैं, आपने कीटनाशक डाले हैं, आपने पेस्टिसाइड्स डाले हैं, और वो सब क्या है, जहरीले पदार्थ हैं, वो सब हानिकारक पदार्थ हैं, और वो आपका क्या है, कृषि का वेस्ट है, अवशिष्ट है, और उसी को नदियों में बहा देते हैं। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर ऐसा करेंगे तो नदी क्या होगी, प्रदूषित होगी। एक कारखानों का वेस्ट, एक आपका कृषि का वेस्ट, अवशिष्ट डाल रहे हैं, दो कारण गंगा नदी के प्रदूषित होने के। शायद क्लैरिटी आज आपको अच्छी मिलेगी, आपके लिए मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूँ, चीजें आपको क्लियर शायद दिख भी रही होंगी बेटा आज, है ना। थोड़ा फर्क आपको आज नजर आएगा वीडियो के अंदर, चाहे वो साउंड की क्वालिटी हो, चाहे आपकी ये प्रॉपर वीडियो क्वालिटी हो, आपको आज फर्क दिखेगा बेटा, है ना। थोड़ा आपको अक्सर बहुत क्लियरिटी से दिख रहे होंगे, मुझे पता है आज, है ना। ठीक है जी। इन दो के अलावा गंगा को कौन प्रदूषित कर रहा है बेटा, इन दो के अलावा। चलो मैं आपके लिए बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा थीम ऐसे लगा लेता हूं कि थोड़ी सी गहरी थीम आए। चलो दिख रहा है, दिख जाएगा, कोई बात नहीं। सुनो, इसके अलावा गंगा नदी का प्रदूषण और कौन कर रहा है बेटा, डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड क्या है, डोमेस्टिक सीवेज।
जो अपने घर में भी बहुत सारा वेस्ट होता है, अपने डोमेस्टिक पर्पज पे भी हम बहुत सारा सीवेज क्रिएट करते हैं, घर में बहुत सारा वेस्ट क्रिएट करते हैं, चाहे वो आपका बचा कुचा खाना हो, चाहे आपका डिटर्जेंट पाउडर, आपका जो साबुन का पानी हो, चाहे आपके क्या हो बेटा विषाणु हो, पैथोजेंस हो, चाहे आपका और कुछ हो, चाहे आपकी जो गाय भैंस का मलमूत्र हो, चाहे आपका मलमूत्र हो, एक्सक्रीटा हो, ये सब क्या है, डोमेस्टिक सीवेज है। और हम क्या करते हैं, ये जो हमारा अनुपचारित घरेलू सीवेज है, इसका हम निपटारा नदी में कर देते हैं बेटा, गलत बात है। इससे भी गंगा का प्रदूषण हो रहा है। जो आपका घरेलू सीवेज है उसको बिना उपचारित किए हुए अनुपचारित घरेलू सीवेज का निपटारा हम नदी में करते हैं, इससे भी गंगा नदी में क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। इसके अलावा क्या कर रहा है बेटा, क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज इन रिवर, शवों का नदी में डालना। हमारे यहां खासकर हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं मैं, ये परंपरा है कि अगर कोई मृत व्यक्ति है उसको अगर तुम गंगा में बहाते हो, गंगा में बहाते हो, उसके शव को आप गंगा में बहाते हो, उसकी डेड बॉडी का आप क्रीमेशन करते हो रिवर में, गंगा रिवर में, तो कहते हैं पुण्य मिल जाता है, कहते हैं सारे पाप धुल जाते हैं उसके जीवन में जो किए हैं। गलत बात है बेटा, है ना। ये सब कहावतें हैं, ये सब कहावतें हैं बेटा मेरे। आपने जीते जी इतने पाप किए, सपोज करो किसी व्यक्ति ने जीते जी इतने बुरे काम किए, पाप किए, क्या मरने के बाद गंगा में शव बहाने से उसके पाप धुल जाएंगे क्या? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं धुलेंगे। बस इतना और होगा कि उसके शव को गंगा में बहा रहे हो, उसकी डेड बॉडी को गंगा में बहा रहे हो बेटा, इतना हो सकता है गंगा प्रदूषित हो जाएगी। इट विल क्रिएट पॉल्यूशन इन गंगा रिवर बेटा। और हम लोग अंधविश्वास में लगे हुए हैं कि बहा दो शव को सारे पाप धुल जाएंगे। पाप तो धुलेंगे नहीं, आप गंगा का प्रदूषण जरूर कर रहे हो बेटा। इसके अलावा इमर्शन ऑफ आइडल्स ऑफ गॉड, गॉडेसेस, फ्लावर्स, पॉलीथीन बैग एटसेट्रा, देवताओं की मूर्ति, पुष्प, कचरा, पॉलीथीन बैग का प्रवाह से गंगा में हम सब डाल रहे हैं। गंगा में भगवान शिव की मूर्ति का प्रवाह करवा रहे हैं। आजकल का सीजन चल रहा है, कावड़ आ रही है, भगवान शिव का ये महीना चल रहा है, आपको पता है सावन का महीना चल रहा है, कावड़ वाले जा रहे हैं। कितना है बेटा वहां पे भगवान की मूर्तियां, पुष्प, है ना, साथ साथ कचरा, पॉलीथीन बैग, ये सब हम गंगा में बहा रहे हैं पुण्य प्राप्ति के लिए। गलत बात है, इससे पुण्य प्राप्ति नहीं होगी। भगवान हमारी आत्मा के अंदर है, गॉड इज इन आवर सोल, आवर सोल इज गॉड। उसको प्योर करेंगे तो शायद अपना आसपास सब ठीक हो जाएगा। गंगा में जाके मूर्तियां बहाने से, पुष्प बहाने से, कचरा बहाने से और पॉलीथीन बैग के प्रभाव से गंगा प्रदूषित हो सकती है। हमारे पाप नहीं धुल सकते बेटा, हमारे पाप नहीं धुल सकते मेरे प्यारे बच्चों, ये बात तुम समझ जाओ। क्लियर है क्या? ये सब रीजन है प्यारे बच्चों, क्या ये सब रीजन है जो मैंने आपको समझाया, ये सब गंगा में प्रदूषण के कारण है। दीज आर द रीजन्स टू पॉल्यूट गंगा रिवर। और गंगा के प्रदूषण को कम करने के लिए इंडिया ने क्या की है, पोल्यूशन को कम करने के लिए प्यारे बच्चों, गंगा के प्रदूषण को, पोल्यूशन को, गंगा के पोल्यूशन को कम करने के लिए अब भारत ने एक एक्शन प्लान लेके आया है भारत देश, वो है गंगा एक्शन प्लान। कहीं आ जाए तो गंगा एक्शन प्लान क्या करता है, गंगा में प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार की एक मुहिम है जिसका नाम है गंगा एक्शन प्लान। क्या नाम है बच्चा? गंगा एक्शन प्लान। बोलो भाई क्लियर है क्या? समस्या किसी बच्चे को कोई? सर कोई समस्या नहीं है। ये सभी गंगा में पोल्यूशन के रीजन है। गंगा के अलावा भी बहुत सारे आपके वाटर रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे जल के स्रोत हैं बेटा, और हम उन स्रोतों को क्या कर रहे हैं बेटा, पॉल्यूट करते जा रहे हैं, प्रदूषित करते जा रहे हैं बेटा। कौन कौन से जल के स्रोत हैं, उनका हम किस प्रकार पॉल्यूशन कर रहे हैं, आइए एक एक करके मैं उनकी भी चर्चा कर देता हूं। क्योंकि अभी तो ये गंगा की बात हो रही थी, गंगा रिवर की बात हो रही थी, गंगा नदी की बात हो रही थी। बाकी जो आपके वाटर पॉल्यूटेंट है, जो आपके जल प्रदूषक है, हु इज वाटर पॉल्यूटेंट? कौन है वाटर पॉल्यूटेंट? जो जल का प्रदूषण करता है, जो आपका वाटर को पॉल्यूट करता है, दैट इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट। दैट समथिंग इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट, वो जल प्रदूषक कहलाता है। जो बातें गंगा के लिए बताइए ऑलमोस्ट वही हैं। एक प्रकार से आपका रिवीजन ही होगा मेरे हिसाब से बेटा। कौन कौन करता है डिटेल में सुन लो। सबसे पहले जो आपका वाटर पॉल्यूटेंट है वो है डोमेस्टिक सीवेज। अपने घर से ही शुरू कर लो, अपने आप से ही शुरू कर लो, अपने यहां से शुरू कर लो कि हम अपने लेवल पे कहां गंगा के पानी, कहां पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। अपने घर से शुरू कर लो। डोमेस्टिक सीवेज में क्या कहता है, फूड वेस्ट, खाद्य अवशिष्ट। अपने घर में जो
फूड बच जाता है, खाना बच जाता है, या हम लोग खाना पकाते वक्त काटते हैं सब्जी वगैरह को, वो फूड वेस्ट है। वो फूड वेस्ट क्या आता है, डोमेस्टिक सीवेज के अंदर आता है बेटा। और डिटर्जेंट, ये क्या है, डिटर्जेंट मतलब जो साबुन का पानी है वो भी क्या है बेटा, आपका एक प्रकार से पोल्यूटेंट है, डोमेस्टिक सीवेज में आता है। उसके अलावा पैथोजन्स, रोगाणु जो होते हैं, है ना, अपने घर में बहुत सारे पैथोजन है बेटा, रोगाणु पाए जाते हैं क्योंकि साफ सफाई इतनी मेंटेन करते नहीं है, तो ये पैथोजन्स हैं, ये भी क्या है बेटा आपके, ये भी डोमेस्टिक सीवेज में आते हैं। स्तनधारी जीवों के मल मूत्र से आने वाले बैक्टीरिया, जो मैमल्स हैं, उन मैमल्स का जो एक्सक्रीटा है, जो स्तनधारी जीव हैं, उनका जो मल मूत्र है, उनके अंदर जो बैक्टीरिया है, वो भी वाटर को पॉल्यूट करते हैं। एंड ह्यूमन वेस्ट, मानव मल मूत्र, मानव मल मूत्र, ये सब जो मैंने बताया है ये डोमेस्टिक सीवेज में आता है। और ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं बेटा, वाटर पोल्यूशन करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, वाटर पोल्यूटेंट है, जो किस कैटेगरी में आते हैं, जो डोमेस्टिक सीवेज की कैटेगरी में आते हैं। अपने घर से शुरू कर रहा हूं कहानी में कि हम कहां किस लेवल तक पानी का प्रदूषण करते हैं, हम वाटर को किस तरीके से पॉल्यूट कर रहे हैं बच्चा, वहां से मैंने कहानी शुरू कर दी है। ठीक है जी, ये आपका डोमेस्टिक है, इसको कंट्रोल करो बेटा, है ना। मानव मलमूत्र हो चाहे आपका आपका स्तनधारी जीवों का मलमूत्र हो, उसको नदी में ना बहाएं, उसको नदी में ना बहाएं बेटा, बिल्कुल भी ना बहाएं बेटा। इसके अलावा क्या है, जो साबुन का पानी है, जो फूड वेस्ट है, और साफ सफाई रखें ताकि पैथोजन क्रिएट ना हो बेटा, है ना, इनसे हम बचें ताकि वाटर का पोल्यूशन ना हो, ताकि जल का प्रदूषण ना हो। ये अपने घर की कहानी। इसके अलावा कौन है पोल्यूटेंट, इनके अलावा है पोल्यूटेंट बेटा आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट, कारखानों के अवशिष्ट, औद्योगिक अवशिष्ट बेटा क्या आते हैं इसके अंदर। इस इंडस्ट्रियल वेस्ट में, इस कारखानों के अवशिष्ट में मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या पाए जाते हैं, यहां पाए जाते हैं टॉक्सिक केमिकल्स लाइक आर्सेनिक, फ्लोराइड, लेड। जो इंडस्ट्री से वेस्ट डिस्पोज करते हैं, जो कारखानों का अवशिष्ट हम नदियों में बहा देते हैं प्यारे बच्चों, उसमें ये क्या होते हैं, उसमें ये टॉक्सिक केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, फ्लोराइड हो गया, लेड हो गया। आर्सेनिक, फ्लोराइड, लेड जैसे जहरीले रसायन होते हैं किसके अंदर, इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर। और क्या होते हैं बेटा, ये जो आपके जहरीले रसायन होते हैं, ये एक्चुअल में पौधों को भी और जीवों को भी क्या करते हैं, जहरीला बनाते हैं। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना सिर्फ पानी को दूषित करते हैं, बल्कि साथ साथ ये हमें भी और पौधों को भी और जीवों को भी क्या करते हैं, जहरीला बनाते हैं, अगर हम भी इनका इनटेक करते हैं तो। और साथ साथ ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, जो सोयल का फर्टिलिटी है, जो मिट्टी का उर्वरता क्षमता है, जो मिट्टी का उर्वरता क्षमता है, सोयल फर्टिलिटी है, उसको भी इफेक्ट करता है कौन, आपका ये इंडस्ट्रियल वेस्ट। और इसके साथ साथ बेटा ये काम करता है बेटा आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट। आगे तो एग्रीकल्चरल वेस्ट है बेटा। तो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, औद्योगिक अवशिष्ट है, ये भी आपका पोल्यूटेंट है, ये भी आपका जल का प्रदूषण करता है। और साथ साथ इसमें ये जहरीले पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए, पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, और साथ साथ ये हमारी मिट्टी के लिए भी क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं प्यारे बच्चों। ना सिर्फ जल प्रदूषण करते हैं, हमें भी, पौधों को भी, और इसके साथ साथ बेटा जीव जंतुओं को भी और मिट्टी को भी प्रभावित करते हैं कौन, आपका जो कारखानों से निकलने वाला अवशिष्ट है बेटा। दूसरा पोल्यूटेंट है, दूसरा प्रदूषक है जल का। तीसरा एग्रीकल्चरल वेस्ट, ये भी तो हमारे हाथ में है, कृषि के अवशिष्ट, कृषि के अवशिष्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट क्या कहते हैं इसमें, इसमें मेनली होते हैं इस वेस्ट में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड, कीटाणुनाशक, खरपतवार नाशक, ये एग्रीकल्चरल वेस्ट में पाए जाते हैं, जो खतरनाक क्या होते हैं हमारे लिए भी और जल के लिए भी। और ये क्या करते हैं, ये भूजल का भी प्रदूषण करते हैं, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। जो हमारा बारिश से पृथ्वी में जो पानी चला जाता है उसको भूजल कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं। ये भूमि के अंदर मिलके, ये अर्थ के अंदर मिलके जो हमारा भूजल है उसको भी प्रदूषित करते हैं कौन, आपके बेटा ये एग्रीकल्चरल वेस्ट। साथ साथ प्यारे बच्चों ये जो आपके पदार्थ मैंने बताए हैं जो एग्रीकल्चरल वेस्ट में पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, आपके पानी में शैवाल की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ एल्गी इन वाटर,
ये हमारे पानी में जो शैवाल है, जो एल्गी होता है पानी में, उसको ये पालन पोषण करते हैं, उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं, उसका कंटेंट इंक्रीज कर देते हैं। कौन? ये आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट। और इससे क्या होता है, जब पानी में शैवाल की मात्रा बढ़ जाती है तो सर ये चिंता का विषय क्यों है? क्यों आप ये कह रहे हो कि एक चिंता का विषय है पानी में शैवाल की मात्रा बढ़ना? इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ एल्गी इन द वाटर, व्हाई इट इज ए थिंग टू वरी। ये चिंता का विषय क्यों है? इसलिए है बेटा कि जब ये शैवाल पानी में मर जाते हैं, जब ये डेड एल्गी, जब ये मृत शैवाल पानी में मर जाते हैं, तो इनका डिकम्पोजिशन करना पड़ता है, इनका अपघटन करना पड़ता है, इनका डिकम्पोजिशन करना पड़ता है। और इनका डिकम्पोजिशन कौन करते हैं? डिकम्पोजर्स, अपघटक इनका अपघटन करते हैं, इन डेड एल्गीज का, इन मरे हुए शैवालों का। और इस अपघटन में ये जो डिकम्पोजिजर है ये ऑक्सीजन को लेते हैं। जब एक मृत शैवाल का अपघटन होता है, जब एक डेड एल्गी का डिकम्पोजिशन होता है प्यारे बच्चों, तो उसमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ये जो अपघटक हैं, ये जो डिकम्पोजर हैं, ये क्या करते हैं? पानी से ऑक्सीजन खींच लेते हैं इनका डिकम्पोजिशन करने के लिए। और जब पानी से ऑक्सीजन खींच ली जाएगी बेटा, तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी प्यारे बच्चों। और जब पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो जो पानी में रहने वाले जीव हैं, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज, है ना, ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा। और इसलिए जो पानी में रहने वाले जीव हैं, फिश हैं और कोई एक्वेटिक एनिमल है, जो पानी के जीव हैं, वो मर सकते हैं उस ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो कहीं ना कहीं बताओ, पानी के जीवों का नुकसान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कौन? ये जो जाके शैवाल को बढ़ावा दे रहे हैं, और शैवाल को मरने के बाद डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पानी का ऑक्सीजन कम हो रहा है और उससे पानी में रहने वाले जीवों को खतरा है बेटा। कर रहे हैं ना वाटर पोल्यूशन। कौन? एग्रीकल्चरल वेस्ट भी क्या है? एक वाटर पोल्यूटेंट है, एक जल प्रदूषक है। आपका डोमेस्टिक वेस्ट, आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट, आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट, तीनों क्या है? वाटर पोल्यूटेंट है। इनके अलावा कौन है वाटर पोल्यूटेंट? इनके अलावा है रिलीज ऑफ सुपर हीटेड वाटर, बहुत अधिक गर्म पानी का निकलना। ये कहां होता है? ये होता है उद्योगों में, ये होता है खासकर पावर प्लांट्स में, बिजली संयंत्रों में। जहां बिजली बनाई जाती है वहां पानी को बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म किया जाता है और गर्म पानी से भाप निकाली जाती है। पानी को बहुत ज्यादा मात्रा में हीट करके स्टीम क्रिएट करते हैं और उस स्टीम को हाई प्रेशर से टरबाइन पे डालते हैं, उच्च दाब से टरबाइन को घुमाते हैं और वहां से बनती है प्यारे बच्चों बिजली। तो वहां पे पानी को बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म किया कि नहीं किया? अब जब उस पानी का इस्तेमाल हो जाता है बिजली बनाने में, तो उसको एज ए वेस्ट हम क्या करते हैं? सीधा वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, सीधा नदियों में, नहरों में डाल देते हैं। तो बहुत अधिक जो गर्म पानी है, जो किससे निकलता है? खासकर पावर प्लांट से निकलता है, उसको हम जब डालते हैं पानी में तो वो करता है क्रिएट थर्मल पोल्यूशन इन वाटर। यह पानी में तापीय प्रदूषण करता है। सर ये प्रदूषण तो हमने पहली बार ही सुना है। ये तापीय प्रदूषण का नाम तो हमने आपसे पहली बार सुना है सर। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल पॉल्यूशन बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल पॉल्यूशन? तापीय प्रदूषण वो होता है जब तापमान गड़बड़ा जाता है। जो नॉर्मल ताप चाहिए, जो नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, अगर उससे तापमान गड़बड़ा जाए, आपका चेंज हो जाए, तो उसे कहते हैं क्या? थर्मल पोल्यूशन या तापीय प्रदूषण। अब जब तुम नदियों में, नहरों में इतना बहुत अधिक मात्रा में गर्म पानी डालोगे, तो भाई साहब वहां पे जो पानी है, ड्यू टू अब्रप्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर, उस पानी का तापमान जो क्या होगा? अचानक से बढ़ जाएगा। फिशेज एंड एक्वेटिक एनिमल्स कैन डाई। तापमान में अचानक हुई वृद्धि से जलीय जीव मर जाते हैं। तो ये भी तो एक वाटर पोल्यूटेंट हुआ, जो कहीं ना कहीं वाटर का ही नुकसान कर रहा है, जो कहीं ना कहीं वाटर के टेम्परेचर की प्रोफाइल को चेंज कर रहा है, जो कहीं ना कहीं तापमान की प्रोफाइल को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है, और उससे जलीय जीवों को नुकसान हो रहा है। तो ये भी आपका क्या है? एक वाटर पोल्यूटेंट है। ये भी आपका एक जल प्रदूषक है। ये जो मैंने अभी पढ़ाए है ना बच्चों आपको, ये सारे के सारे क्या हैं? जल प्रदूषक हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसे है ये मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे क्या है? जल प्रदूषक है मेरे बच्चों। अब सर जब इतना जल का प्रदूषण हो रहा है, जल हमें चाहिए, हमें भी चाहिए, आने वाले भविष्य की जनरेशन को भी चाहिए, है ना, और जो अब जनरेशन चल रही है अपनी उसको भी चाहिए। तो प्रिवेंट करो, इस चीज को रोकथाम करो,
रोको जल के प्रदूषण को बेटा, रोकना पड़ेगा जल के प्रदूषण को, ऐसे काम नहीं चलेगा। और जो प्रिवेंशन है, रोकथाम है, जो जो मैंने आपको बताए हैं कारण, उन कारणों को बंद कर दो, अपने आप जल प्रदूषण बंद हो जाएगा। क्या क्या कारण थे, सुन लो ध्यान से। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट मस्ट बी डन। जो कृषि और औद्योगिक अवशिष्ट है उनका उन्नत उपचार करके ही निपटारा करें, डिस्पोज करें। सीधा नदियों में ना डालें, पहले उसका ट्रीटमेंट करें, केमिकल ट्रीटमेंट करें। उनमें जो भी पॉइजनस सब्सटेंस हैं, जो भी जहरीले पदार्थ हैं, उनको पहले अलग करो, उसके बाद आप निपटारा कर सकते हो। उन जहरीले पदार्थों के साथ उसको पानी में नहीं छोड़ना है। तो इसलिए बोला गया है प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट मस्ट बी डन, मतलब कृषि और औद्योगिक अवशिष्टों का उन्नत उपचार करके ही निपटारा होना चाहिए, सीधा उसको आप जल में निपटारा नहीं कर सकते। इसके साथ साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज, घरेलू सीवेज का भी उचित उपचार करके ही निपटारा हो। जो हमारा डोमेस्टिक सीवेज है उसमें भी जो अगर गंदगी है, बहुत गंदी विषैली चीजें हैं, उनको बेटा आप अलग करो पहले, उसके बाद आप निपटारा कर सकते हो बेटा, है ना। उन विषैले पदार्थों के साथ, उन टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ आप उसका निपटारा नहीं कर सकते, उसको आप एक्चुअल में डिस्पोज नहीं कर सकते इस स्टेट के अंदर। बोलो क्लियर है क्या? आई होप क्लियर है बेटा। दो चीज तो ये है। तीसरी क्या है बेटा? एनिमल एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा शुड नॉट बी डिस्पोज्ड इन वाटर। जीव और मानव मलमूत्र का पानी में निपटारा ना हो। जो हमारा मलमूत्र है और जो जीव हम पालते हैं, जो उनका मलमूत्र है, जो मैमल्स हम पालते हैं उनका मलमूत्र है, जो स्तनधारी जीव हम पालते हैं उनका मलमूत्र है, हम सीधा उसको पानी में डिस्पोज कर देते हैं। गलत बात है ना बेटा। हमारे मलमूत्र में या जीवों के मलमूत्र में कितने आपको पता है ना बेटा हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं। तो जो भी एनिमल एक्सक्रीटा है, जो भी आपका क्या है ह्यूमन एक्सक्रीटा है, उसको आप डायरेक्टली वाटर में डिस्पोज ना करें अगर आप जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज शुड बी अवॉइडेड। शवों को पानी में ना डालें, इससे कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये सब ढकोसले हैं, है ना। आप अगर शवों को पानी में डालते हैं, अगर आप डेड बॉडीज का क्रीमेशन करते हैं वाटर में, तो इससे वाटर पॉल्यूट होता है, ना कोई पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसको करने से भी हमें बचना चाहिए। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा आइडल ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, फ्लावर्स, वेस्ट मटेरियल्स, पॉलीथीन शुड नॉट बी डिस्पोज इनटू वाटर। देवताओं की मूर्ति, पुष्प, कचरा, पॉलीथीन बैग को पानी में डालने से बचें, है ना। ऐसे भगवान से नहीं मिलोगे। भगवान को सच्चे दिल से याद करना है, किसी की मदद करनी है, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है, उससे आप भगवान तक जा सकते हैं। ये सब गंगा में या किसी नदी में या किसी नाले में या कहीं भी, मान लो सपोज करो किसी भी वाटर बॉडी में, ये जो मूर्तियां बहाने से, पुष्प बहाने से कुछ नहीं होने वाला है बेटा। इससे सिर्फ वाटर का पोल्यूशन होता है, इनसे भी आप और हम सबको बचना है। ठीक है जी, आगे जी। अब चलो जी, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं करना है जल का बेटा, है ना। अपने आसपास भी आपको ये अवेयरनेस देना है ना, रोकथाम के लिए कि भाई आप जल प्रदूषण ना करें बेटा। अब जो जल अपने पास है सीमित मात्रा में, जो जल अपने पास है, जो वाटर है, जो पीने योग्य पानी है, और वैसे भी जो जल है अपने पास बेटा, उसका कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, उसका संरक्षण बहुत जरूरी है, उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपने लिए और आने वाली जनरेशंस के लिए काम आने वाला है। कैसे करते हैं कंजर्वेशन? कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जल का संरक्षण कैसे करते हैं, आइए इसको एक एक करके देखते हैं बेटा। कुछ चीजें तो आपको अपने घर से ही शुरू करनी है, बहुत ही कॉमन बातें हैं, कुछ अलग बातें नहीं, अपने घर से आपको शुरू करनी है। क्या? सबसे पहले रीयूज किचन वाटर टू गिव वाटर टू प्लांट्स। रसोई घर के पानी को पौधों में डाले। मम्मी घर पे बर्तन साफ करती है, वेस्ट पानी आता है। मम्मी घर पे और कोई पानी किचन में यूज कर रही है, वेस्ट पानी है। या किचन में किसी प्रकार से पानी का इस्तेमाल हो रहा है रसोई घर में, वो पानी को आप फेंकने की बजाय, जो आपके घर में आपने पौधे लगा रखे हैं या जो आपके आसपास पौधे लगे हुए हैं, पनप रहे हैं, उनमें डालेंगे तो पानी बच जाएगा। फिर आपको पौधों में अलग से पानी देने की आवश्यकता नहीं होगी। कहीं ना कहीं आप पानी का बचाव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पानी का संरक्षण कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर है क्या? कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? पानी का संरक्षण कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। यस और नो? तो रसोई घर के पानी को पौधों में डाल दो बजाय कि उसको फेंकने के। उसके बाद क्लोज टैप्स व्हाइल ब्रशिंग एंड शेविंग। ब्रश और दाढ़ी बनाते वक्त नल को बंद करें। पापा जब दाढ़ी बनाते हैं तो नल खुला छोड़ देते हैं और दाढ़ी बना रहे हैं, पानी का वेस्ट ही तो हो रहा है। हम लोग सुबह सुबह ब्रश करते हैं, ब्रश कर रहे हैं, नल को खुला छोड़ दिया,
पानी का वेस्ट ही तो होता है। ऐसे समय में आपको अपने नल को बंद कर देना चाहिए ताकि आप पानी बचा सकें। और फिक्स लीकी टैप्स, पानी लीक करने वाले नलों को ठीक करें। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, गलती से नलों को खुला भी छोड़ देते हैं कई बार तो, और चले जाते हैं, नल से पानी बहता रहता है। नल को प्रॉपर तरीके से बंद करें, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर आपके नल में लीकेज है, टप 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 करके पानी गिर रहा है, बूंदों से पानी गिर रहा है, आप वो लीकेज तुरंत ठीक कराओ, क्योंकि आप पानी का वेस्टेज कर रहे हो, आप पानी का नुकसान कर रहे हो। आपको पानी को बचा के रखना है, कंजर्व करके रखना है। तो आप लीकी जितने भी आपके टैप्स हैं उनको आप बचा के रखें। ये तो जो आपके पानी आपके पास अवेलेबल है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे आप नल प्रॉपर तरीके से बंद करें बेटा, चेक करें बाहर निकलते वक्त कि कोई नल खुला तो नहीं रह गया है बेटा। कई बार टंकी में पानी खत्म हो जाता है, हम नल खुला छोड़ के आ जाते हैं, जब टंकी में पानी डल जाता है तो वो पानी सारा का सारा वेस्ट हो जाता है बेटा। तो नल को प्रॉपर तरीके से आपको बंद करना है। कहीं आसपास देख रहे हो कहीं नल खुला पड़ा है, आपको जाके नल बंद करना चाहिए, ठीक है ना। ये सब हम हमारा नैतिक कर्तव्य है भाई, ये अपने क्या है, मोरल ड्यूटीज है बेटा, ये हमें निभानी चाहिए, क्योंकि हमें प्रकृति को बचाना है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, पता आपको बेटा। प्रकृति ने हमें बना दिया और प्रकृति हमें रहने के लिए इतना खूबसूरत जगह दे रही है, तो हमें भी तो प्रकृति को बचाना चाहिए ना बेटा। ये अपनी ही जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति को बचाएं, और हमें बचाना भी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा और जो आपका रेन वाटर है, जो आपका वर्षा का पानी है, हर सीजन में बारिश होती है ना, और उस बारिश में बहुत सारा पानी पृथ्वी पे गिरता है, उस पानी को भी आपको बचा के रखना चाहिए। वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसमें है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या है जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आइए इसका भी मैं थीम थोड़ा सा आपके लिए चेंज कर देता हूं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है जी, वर्षा जल संचयन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन। देखिए जी क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन क्या होता है। देखिए जी, आप जानते हैं बारिश होती है, हर बार बारिश होती है, सीजन में बारिश होती है। आजकल बारिश का ही तो सीजन चल रहा है बेटा। तो भगवान कृपा करते हैं, बादलों से पानी नीचे गिराते हैं, और उस पानी का आपको इस्तेमाल करना चाहिए प्यारे बच्चों। क्या करना चाहिए, यूज इंप्रूव्ड फार्मिंग एंड इरिगेशन टेक्निक्स। उन्नत कृषि तथा सिंचाई की तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग किसान लोग क्या करते हैं, खेत में जब आपको सिंचाई करनी होती है, हम खुला पानी छोड़ के आराम से सो जाते हैं। अरे जब पौधों को इतना पानी चाहिए ही नहीं तो पानी खुला क्यों छोड़ना बेटा। जब पौधे को इतना पानी चाहिए ही नहीं तो पानी खुला छोड़ने का फायदा क्या है बेटा। वो तो वेस्ट ऑफ वाटर हो गया एक प्रकार से। हमें क्यों करना है वेस्टेज ऑफ वाटर, हमें तो वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं करना है, बचाना है। रेन वाटर को क्या करना है, बचा के रखना है। तो आजकल बहुत सारी टेक्निक आ गई, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, याद है क्रॉप वाले चैप्टर में, ड्रिप सिस्टम आ गया, ड्रॉप सिस्टम आ गया। जब पौधे के जड़ में एक एक बूंद बूंद करके पानी गिरता है तो उतना ही पानी होता है जो पौधे को चाहिए होता है। तो जो आपकी टेक्निक्स आ गई हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, प्लीज आप उसका इस्तेमाल करें और पानी को बचाएं। फार्मिंग में और इरिगेशन में आपको अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा डू नॉट पॉल्यूट वाटर। भाई अगर पानी को बचाना है, अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, तो बेटा जो बारिश से पानी आया है, भगवान ने हम तक भेजा है, हमें एक प्रकार से तोहफा दिया है, उस पानी को प्रदूषित ना करे बच्चा, उसको पॉल्यूट ना करें। उसके अलावा कंजर्व्ड एंड रिप्लेनिश्ड ग्राउंड वाटर। भूजल का संरक्षण तथा पुनः पूर्ति करें। देखो जी, ग्राउंड वाटर क्या होता है, भगवान बारिश करता है, पानी पृथ्वी पे गिरता है और धरती माता पानी सोख लेती है, वो पानी कहलाता है ग्राउंड वाटर, भूजल। उसको बचा के रखना है। जो हम जमीन से पानी निकालते हैं, आपको पता है मोस्ट ऑफ द पानी क्या होता है, वो अधिकतर वाटर क्या होता है बेटा, आपका अधिकतर पानी जो है, मोस्ट ऑफ द वाटर जो क्या होता है कि आपका पेयजल होता है, पीने योग्य पानी होता है। उसी पानी को हम पी रहे हैं शायद, है ना, अधिकतर। क्योंकि मेरे आसपास तो यही हो रहा है, शायद आपके आसपास भी यही हो रहा होगा। हम सब क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर पी रहे हैं, ठीक है ना, चाहे उसको हम शुद्ध करके पी रहे हो, लेकिन हम मोस्टली ग्राउंड वाटर पी रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर को आपको कंजर्व करना है, सुरक्षित रखना है, ज्यादा वेस्ट नहीं करना। और दूसरा, अगर मान लो किसी क्षेत्र में जो आपका भूजल स्तर है वो गिरता जा रहा है, किसी क्षेत्र में मान लो जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो घटता जा रहा है, तो ये बिल्कुल चिंता का विषय है भाई। वहां की सरकार, वहां का एमएलए, वहां का मंत्री या वहां की जनता इस चीज को एंश्योर करे कि वो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बढ़ाया जाए, जो आपका भूजल का स्तर है वो बढ़ाया जाए। और वो कैसे बढ़ाया जाए, चाहे आप उस क्षेत्र में कोई नहर लेके आओ, चाहे आप उस क्षेत्र में कोई कैनल लेके आओ, चाहे आप वहां पे कोई डैम बनाओ, बांध बनाओ, चाहे वहां पे आप कोई जोहड़ बनाओ, चाहे वहां पे कोई बड़ा सारा पानी का स्रोत बनाओ, लेकिन वहां पे पानी इकट्ठा होगा तो भूमि में पानी क्या जाएगा, नीचे जाएगा, ग्राउंड में पानी क्या जाएगा, नीचे जाएगा, और धीरे धीरे वो स्तर बढ़ने लग जाएगा। तो कहाँ, जहीं भी, जिस भी जगह भू स्तर गिरता जा रहा है, पानी का जो लेवल है जो ग्राउंड में वो अगर डाउन जा रहा है, तो ये इंश्योर करेंगे वहां के रहने वाले लोग, जनता, सरकार, कि पानी को स्तर को बढ़ाया जाए, उसको पुनः पूर्ति की जाए, उसका रिप्लेनिशमेंट किया जाए बेटा। क्लियर है क्या। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ सिल्ट इन वाटर बॉडीज। पानी के स्रोतों के पास गाद का उपचार करें। गाद क्या होती है आपको पता है, सिल्ट क्या होती है।
जब नदी बह के आती है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी या कूड़ा करकट लेके आती है, और वो मिट्टी और कचरा क्या होता है, नदी के किनारे पे इकट्ठा हो जाता है। आपको पता है बेटा? या कोई भी नहर बह के आ रही है, नदी बह के आ रही है, कुछ भी हो रहा है बेटा, कोई वाटर बॉडी है, उसके आसपास गाद जम जाती है, उसके आसपास सिल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी काट के लेके आती है ना, बहुत सारा चीजें अपने साथ क्या करती है, चला के लेके आती है, और वो उसके किनारों पे इकट्ठा हो जाता है। तो उसको प्रॉपर तरीके से वहां से हटाओ, नहीं तो वो पानी में मिलेगा तो पानी क्या होगा, पोल्यूट होगा, खराब होगा, हमारे काम का नहीं होगा। तो गाद का प्रॉपर तरीके से उपचार करो बेटा, सिल्ट को क्या हटा दो, प्रॉपर तरीके से हटा दो। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर के जो आपका कंजर्वेशन कर सकते हैं बेटा, संचयन कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा क्या करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, अवशिष्टों का उन्नत उपचार करें। जो पानी में आप सीधे वेस्ट डालते हो, आपको मैंने बताया है, वो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ ही पानी में डालें। इसके अलावा बेटा रीयूज किचन वाटर टू गिव वाटर टू प्लांट। मैंने ये सब बता दिया पहले ही कि जो किचन का पानी है उससे आप पौधों में डालें, और जो लीकी टैप्स है उनको आप फिक्स करें, और जो आपके टैप हैं जो शेविंग और ब्रशिंग के दौरान आप खुला छोड़ देते हो उनको आप बंद करें। तो मैंने आपको वहां बता रखा है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं, ये वाली चीजें भी और कहीं ना कहीं ये वाली चीजें भी, ये सारी चीजें क्या है बेटा, कि हम पानी को बचाएं कैसे। पानी को बचाना आवश्यक है, पानी को वेस्ट ना करें, खराब ना करें, बचा के रखें। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको उस चीज की गवाही दे रही है, उस चीज के बारे में बता रही है कि कैसे आप पानी को बचा सकते हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बोलो, क्लियर है? मुझे भी आज के लेक्चर में मजा आ रहा है, क्योंकि थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ी है, और शायद साउंड क्वालिटी भी हो सकता है आज अच्छी हो गई होगी। बोलो, पानी का कैसे हुआ प्रदूषण, पोल्यूशन कैसे हुआ, किसने किया, कैसे रोकथाम करें, कैसे पानी को बचाएं। और अब लास्ट में एक छोटी सी बात बता रहा हूं बेटा मैं, ये है पोर्टेबल वाटर, ये है पीने योग्य पानी, बहुत जरूरी है। हर पानी को आप नहीं पी सकते, नदी से आने वाले पानी को आप नहीं पी सकते, नहर से आने वाले पानी को आप नहीं पी सकते, जोहड़ के पानी को आप नहीं पी सकते, है ना। जो पानी है, कुछ स्पेशल पानी जैसे ग्राउंड वाटर हो गया जिसको आप पी सकते हो, तो ये जो उसको कहते हैं हम लोग पोर्टेबल वाटर। क्या कहते हैं? पोर्टेबल वाटर, उसे कहते हैं पीने योग्य पानी। क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी। जो फिट होता है ड्रिंकिंग के लिए उसको हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। अगर आपको पानी को पीने योग्य बनाना है तो मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं। एक तरीका फिजिकल है, भौतिक है, एक तरीका केमिकल है, रासायनिक है प्यारे बच्चों। एक तरीका फिजिकल है, भौतिक है प्यारे बच्चों, एक तरीका केमिकल है, रासायनिक है प्यारे बच्चों। फिजिकल क्या है? पानी को उबाल कर उसको आप छान लें, बॉयल एंड फिल्टर। पानी को उबाल कर अगर आप छान लोगे, प्रॉपर फिल्ट्रेशन करोगे पानी का, तो वो पानी पीने योग्य बन सकता है। दूसरा, आप क्लोरीन की टैबलेट आती है मार्केट में, मिल जाएंगे आपको बेटा। क्लोरीन जानते हो ना क्या होता है? क्लोरीन का काम ही ये होता है कीटों का नाश करना, कीटनाशक होता है बेटा क्लोरीन, है ना। जर्म्स को किल करता है क्लोरीन, शायद आपको पता होगा, मैंने आपको जब क्लोरीन पढ़ाया होगा कहीं पे मैंने बताया होगा। क्लोरीन का मतलब ही होता है जर्म्स को किल करना, है ना, कीटनाशक ही होती है आपकी बेटा क्लोरीन। तो आप अपने पानी में क्लोरीन की टैबलेट डाल सकते हो बेटा। आप क्लोरीन की दवा का इस्तेमाल कर सकते हो, किसके अंदर? पानी में डाल सकते हो। ये भी पानी को पीने योग्य बना देती है मेरे प्यारे बच्चों। बोलो, क्लियर है क्या? ये बेटा है आपका आज का लेक्चर। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। देखना इसको, मैं फिर से बहुत ही काइंड रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत ही विनम्र विनती कर रहा हूं, तैयारी नहीं रोकनी है। एग्जाम होगा। जो इस ऐसे माहौल में, जब एग्जाम का कोई फिक्स डेट नहीं आ रहा है, फिक्स डेट नहीं आ रहा है, ऐसे माहौल में कोई अगर तैयारी करना बंद कर देता है वो पिछड़ जाएगा, और जो लगातार तैयारी करता रहेगा वो आगे निकल जाएगा। अपनी कमजोरियों को दूर करो। आपको मौका मिला है, समय मिला है, अगर आपने ठान रखा है लैब अटेंडेंट बनने का, तो ये आपके लिए एक अच्छा चांस है, मौका है। इसको आप पॉजिटिव तरीके से ले, इसको आप नेगेटिव तरीके से ना ले मेरे प्यारे बच्चों। कोशिश करो कि हमारी कोशिश इस बार सर ये होगी कि जो कमियां रह गई है उनको हम दूर करेंगे। साइंस में 50+ का गारंटी मैंने आपको दे ही रखा है भाई साहब, ला दूंगा, मिल जाएंगे, भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। आप बाकी सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस करते रहो बेटा मेरे, है ना। हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे, हम सफलता तक पहुंचेंगे, हम आपको सफलता तक लेके जाएंगे। बस आप लगे रहो, ब्रेक नहीं देना है। अपना जो कंटिन्यूस टाइम टेबल आप फॉलो कर रहे हो उसको आपको फॉलो करते रहना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। सर मिलेंगे आपको जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। माँ बाप की सेवा करो, उनकी इज्जत करो, और उनके सपने को संपूर्ण करने के लिए दिन रात एक कर देनी है प्यारे बच्चों। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।